आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम CSR लाइफ साइंस जून 2018 के पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे पार्ट बी का। और ये क्वेश्चन सेट जो है वो आपका सेट ए का है। तो पार्ट बी में हम पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, 7 क्वेश्चन कर चुका हूँ, 21 से लेकर 27 तक। अब ये 28वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये 28वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि डीएनए कंटेंट की लार्ज डिफरेंस देखी गई है 2 ऑर्गेनिज्म में, जबकि उनकी बता रहा है कि डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी जो है सिमिलर होने के बावजूद भी उसमें डीएनए कंटेंट की डिफरेंसेस होती है। ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये जो नीचे आपको दे रखा है 4 ऑप्शन, इनके कारण ये डिफरेंसेस होता है। तो ये कारण जो दे रखे हैं, दिस इज ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन नंबर ऑफ, मतलब बोल रहा है कि इन सब की लार्ज डिफरेंस के कारण इनके डीएनए कंटेंट में डिफरेंस होती है 2 ऑर्गेनिज्म, जबकि उनकी डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर हो। तो एक एक करके हम देखेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला आपको है कि ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, रिपीटेटिव डीएनए या कोडिंग सीक्वेंस। बी ऑप्शन में भी ट्रांसपोजल एलिमेंट और रिपीटेटिव डीएनए। सी में आपका इंट्रॉन्स एंड कोडिंग सीक्वेंस। डी में इंट्रॉन्स एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो किसके कारण आपको को ये डिफरेंसेस मिलती है डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी? एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, सी वैल्यू, अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ ए स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज़ के जीनोम में जितने डीएनए होता है उसको हम सी वैल्यू कहते हैं। और ये जो होता है हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक होता है। और ये एक वही प्लॉट ग्राफ में एक तरह से दिखाया गया है बैक्टीरिया से लेके एंजियोस्पर्म मैमल तक की, कि ये आप देखिए बैक्टीरिया में इकोलाई में 4.2 मेगा बेस पेयर है, वही ड्रोसोफिला में 165 मेगा बेस पेयर, वही इंसान में 1600 मेगा बेस पेयर है। ये देखा गया छोटे ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट में जो है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ उसका डीएनए कंटेंट भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन लार्ज ऑर्गेनिज्म में ऐसा, वर्टिब्रेट में ऐसे देखने को नहीं मिलता। मैमल्स आपका देखिए, बर्ड्स देखिए हायर कम चला गया, लेकिन एम्फीबिया का उससे ज़्यादा क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसके कारण इसी रिलेशन को, कोरिलेशन जो है एक तरह से इस टाइप की, कि भाई जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी डेवलपमेंट बढ़ रही है तो जीन भी, जेनेटिक मटेरियल की भी कंटेंट बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए कंटेंट की बात हो रही थी कि जबकि 2 ऑर्गेनिज्म है सिमिलर, इसका मॉर्फोलॉजी है, लेकिन डीएनए डिफरेंस होते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसमें आपका एक ऑप्शन था रिपीटेटिव डीएनए, एक उसमें ट्रांसपोजोन भी था और कोडिंग सीक्वेंस था पहला ऑप्शन में। तो रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, एक से ज़्यादा कॉपी हो किसी भी डीएनए की सीक्वेंस का, तो उसको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ये आपके 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटर स्प्रेड रिपीट, एक होता है टेंडम रिपीट। इंटर स्प्रेड को आप मॉडरेट रिपीट कहते हैं, टेंडम रिपीट को हम हाईली मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट टेंडम रिपीट है, और ये मॉडरेट है, उतना ज़्यादा रिपीट नहीं है। तो इस केस में आपको ट्रांसपोजोन, टीडीएनए, रेट्रोसिडोजीन्स, लोकल रिपीट्स, ये सब आपको मिलेंगे। जबकि टेंडम रिपीट्स में आपको माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपकी आ जाती है। तो हम इसको और डिटेल देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम का ये सेंट्रोमेयर है और ये आपका टेलोमेयर है। तो ये जितने भी ब्लू बैंड दिख रहे हैं ये रिपीटेटिव डीएनए है, और ये टेलोमेयर भी एक रिपीटेटिव डीएनए है, लेकिन यहाँ पे आपको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मिनी होता है एक तरह से। जब आप इसका
डेंसिटी ग्रेड बेस सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो और डीएनए का यदि करें तो आपको इन ह्यूमन के केस में 3 से 4 बैंड जाएंगे। यदि आपका यही कारण है कि इसमें अलग से एक मेन जो आपका डीएनए है उसकी थोड़ा हट के है तो उसी का पार्ट, लेकिन बगल में अपना एक पफ बना लेता है, एक अपना एक सैटेलाइट जो बना लेता है। आप जैसे ही इसका करेंगे सेंट्रीफ्यूज आपको 2 बैंड आ जाता है, इसी कारण से इसको मिनी या माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन जब प्रोकैरियोट समय ज़्यादा रिपीट नहीं होता है तो उसमें आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा जीनोम का। तो सेंट्रोमियर के केस में ये सैटेलाइट डीएनए है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट रहता है और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट भी नहीं लेता। तो रिपीटेटिव डीएनए एक कारण हो सकता है। और रिपीटेटिव डीएनए जब मॉडरेट रहता है तो उसको हम ट्रांसपोजोन कहते हैं। ट्रांसपोजोन को मोबाइल एलिमेंट भी कहते हैं या मोबाइल डीएनए एलिमेंट या जंपिंग जीन भी कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है ट्रांसपोजोन और रेट्रो ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन वो होता है जो कि वह अपने आप को कट किया और दूसरे जगह जाके फिट कर लिया अपने आप को, आपके दूसरे जगह डीएनए में एक कॉपी यहाँ से उठ के यहाँ चला, कंजर्व रहता है। जबकि रेट्रो ट्रांसपोजन में क्या करता है, मान के ये डीएनए है, इसका पहले ये आरएनए बना था, उससे फिर डीएनए बनता है, एक तरह से कॉपी है, कॉपी पेस्ट। ये है कट पेस्ट। तो रेट्रो ट्रांसपोजन आपका क्या है, कॉपी पेस्ट। पहले आरएनए बना और फिर डीएनए बना, ठीक है। इस वाले केस में डायरेक्ट इसको कट करता है डीएनए अपने आप को और दूसरे जगह लेकर चला जाता है, जंप करता रहता है तो आपका रिपीटेटिव डीएनए ही, लेकिन ये मॉडरेट होता है, ज़्यादा रिपीट नहीं होता, ये मूवेबल होता है। इसका भी आपका क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वायरल फैमिली में इसका जो होता है एलटीआर पाया जाता है, जबकि जो नॉन वायरल फैमिली होता है वो उसमें एलटीआर नहीं होता है। उसमें हम लोगों में भी साइन और लाइन रहता है, अल्लू एक उसका नाम है, जबकि वायरल वाले का HERV RT LV फैमिली ये सब रहता है। बैक्टीरिया में आपका IS एलिमेंट होता है ट्रांसपोजन। एक ये है आपका कि दूसरा था कोडिंग सीक्वेंस। पहले ये ऑप्शन में 3 चीज़ था, रिपीटेटिव, ट्रांसपोजन एलिमेंट और तीसरा था कोडिंग सीक्वेंस। तो जो जीन होता है ना, क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट, जिसको हम जीन कहते हैं। और जीन जो है वो इनकोड करता है प्रोटीन या एंजाइम को या आरएनए बनाता है ये। तो उसमें आप ये स्ट्रक्चर है देख सकते हैं, यहाँ से आपका स्टार्टिंग कोडन होता है, यहाँ पे स्टॉप कोडन होता है, बीच में आपका ये एक्सॉन इंट्रॉन का सीक्वेंस होता है। ये जो होता है आपका जीन वो बोथ कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस कोड किया रहता है। कोडिंग सीक्वेंस में एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग रहता है और ये जितने भी प्रमोटर इंट्रॉन ये सब नॉन कोडिंग है। इंट्रॉन को जब पहले तो ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, लेकिन जब ट्रांसलेशन के में जाना होता है तो इसको हम स्प्लाइस हो जाती है इंट्रॉन, तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है, यही तीनों चीज़ इसका आपका आंसर हो गया कि पहला जो हो गया उनसे राइट आंसर हो गया कि ये तो यही 3 कारण है जिसके कारण इसी तीनों की डिफरेंसेस के कारण क्या होती है आपका ये जो था पूछा हुआ था, लार्ज डिफरेंस इन डीएनए कंटेंट देखा गया है 2 ऑर्गेनिज्म, जबकि उसकी कम्प्लेक्सिटी सिमिलर डेवलपमेंट कम्प्लेक्सिटी है, फिर भी उसमें डिफरेंस यही 3 कारण के कारण ट्रांसपोजल एलिमेंट, रिपीटेटिव डीएनए और कोडिंग सीक्वेंस के कारण होती है। दूसरा ऑप्शन में आपको ट्रांसपोजल एलिमेंट, रिपीटेटिव डीएनए, कोडिंग सीक्वेंस का नहीं लिया क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस तो मेन रोल प्ले करता है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इंट्रॉन और कोडिंग सीक्वेंस तो एक्चुअली आपका जीन का पार्ट हो गया, लेकिन आपका रिपीटेटिव डीएनए भी आपका बहुत रोल प्ले करता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी रहता है जो कि आपका कंट्रोल, इफेक्टर, इन्हेंसर का काम करता है, रेगुलेटर का काम करता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इंट्रॉन मतलब सभी देखें तो ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन ये था कि एक यूरेसिल है, प्लाज्मेट है जो यूरेसिल कंटेन करता है, ठीक है,
और उसको ऐसा कंस्ट्रक्ट प्लाज्माइड कंस्ट्रक्ट बनाया गया जिसमें आपका यूरेसिल है, ठीक है। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया वाइल्ड टाइप UNG+ एंड यूरेसिल एन ग्लाइकोसिलेज म्यूटेटेड इकोलाई, मतलब इकोलाई सेल में आपको इसको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डाला गया। वो इकोलाई सेल 2 टाइप का था, एक म्यूटेंट था, एक वाइल्ड टाइप था। म्यूटेंट जो था उसमें यूरेसिल एन ग्लाइकोसिलेज की म्यूटेटेड था, जबकि वाइल्ड टाइप में कोई म्यूटेशन नहीं था, नॉर्मल इकोलाई सेल था, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट किया गया, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसको जो एंटीबायोटिक होती है कि भाई कोई इसको बैक्टीरिया को कुछ कोई केमिकल इसको किल ना कर दे, इसलिए एंटीबायोटिक भी रहता है इसमें, जिसके इसका हेल्दी ग्रोथ हो। और उसके बाद आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल आउटकम। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट कौन इन 4 ऑप्शन में से बता रहा है कि हाँ ये हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है UNG+ सेल्स विल हैव फ्यूअर ट्रांसफॉर्मेंट्स कंपेयर टू UNG- सेल, मतलब बोल रहा है कि वाइल्ड टाइप में कम हुआ म्यूटेंट से ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा में ये बोल रहा है कि भाई म्यूटेंट में कम हुआ वाइल्ड टाइप के मुकाबला। मतलब पहले में बताया कि वाइल्ड में कम हुआ, दूसरे में बताया कि म्यूटेंट में कम हुआ, ठीक है। तीसरा बताया नो ट्रांसफॉर्मेंट विल बी ऑब्टेन इन, बोला म्यूटेंट में हुआ ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बोला है कि यूरेसिल एक्सिशन रिपेयर विल नॉट अकर एंड प्लाज्माइड वुड नॉट रिप्लिकेट। बोला कि भाई इसमें तो ये म्यूटेंट हो गया है यूरेसिल एक्सिशन रिपेयर का, और रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होने के कारण ये आपको रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा प्लाज्माइड, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर चौथा क्या बोल रहा है? प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल इन DNA इन अननेचुरल एंड प्लाज्माइड DNA विथ यूरेसिल इन इट विल नॉट प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेंट इन आइदर दिस। बोला दोनों में ही नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये आप देखिए स्ट्रक्चर, ये आपका प्लाज्माइड का है, एक स्टैंडर्ड प्लाज्माइड ये है, जिसमें कि आपको एक टारगेट जीन हम लेते हैं, इंसर्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, उसमें प्रमोटर रहता है, एक ओरेसाइट भी रहता है जहाँ से शुरुआत होती है इसकी रिप्लिकेशन, एक सिलेक्शन मार्कर भी रहता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले पार्ट भी रहता है जहाँ पे हेल्दी ग्रोथ के लिए। और जब ये हमारा अपना प्लाज्माइड कंसंट्रेट हम बना लेते हैं, उसको हम इकोलाई सेल में डालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसी प्रक्रिया कहते हैं, जब हम प्लाज्माइड को इकोलाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये आपका अंदर जाके रिप्लिकेट करता है, और जो इसका टारगेट पार्ट रहता है वो आप जो मेन टारगेट पार्ट अंदर जाके इकोलाई में, ये चूँकि ये प्लाज्माइड होता है सेल्फ रिप्लिकेट करने की इसमें कैपेसिटी होती है और रिप्लिकेट कर लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन किए प्लाज्माइड का जो यूरेसिल कंटेन करता है, तो किस में होगा किस में नहीं होगा, किस में होगा तो ज़्यादा होगा कि कम होगा, या यूरेसिल जो म्यूटेंट है उसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होता है कि ये आपका जो बेस एक्सीजन रिपेयर होता है उसमें सबसे आपका रिपेयर पता होगा 3 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट रिपेयर, एक होता है बेस एक्सीजन रिपेयर, एक न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, एक रिकॉम्बिनेंट रिपेयर। 4 प्रकार का होता है, जिसमें से डायरेक्ट तो सनलाइट से ही हो जाता है। बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है, बेस को हटाया जाता है, जो मिसमैच या जो आपका बेस आ गया है उस बेस को हटाया जाता है। जैसे मान के चलिए DNA है और DNA में यूरेसिल होता नहीं है, तो उस यूरेसिल यदि आ गया है तो उस यूरेसिल को हटाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि यूरेसिल एन ग्लाइकोसिलेज एक एंजाइम होता है जो इस यूरेसिल को कट करता है, तो इसको ग्लाइकोसिलेज बोलते हैं। सबसे पहले उस यूरेसिल जो था उसको कट कर दिया, देखो यहाँ से हट गया। उसके बाद इंडोन्यूक्लियेज आया और जिस साइड से हटा उसको एपिसाइट कहते हैं, वहाँ पे ये आके कट करके और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को कट करके हटा देता है। एक तरह से हेलिकेज आके काम आता है, ओपन करता है और इंडोन्यूक्लियेज काटता चला जाता है, और फिर पोलीमरेज आके
इसको सिंथेसिस कर देता है, जो आपका सही होता है वो रिप्लिकेशन करता है, और जब रिप्लिकेशन पॉली में रिप्लिकेशन हो जाती है उसके बाद लाइगेज आके वो जो कटा हुआ पार्ट था यहाँ पे उसको आके यहाँ पे लाइगेज जोड़ देता है। तो ये आपका बेस एक्सिशन रिपेयर है। यहाँ पे आप ये फिगर में देख सकते हैं, यदि किसी में ये यूरेसिल एन ग्लाइकोसिलेज नहीं होगा ना तो वो आपका टॉक्सिक हो जाता है और वो सेल डेथ कर जाता है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही नहीं। यदि सेल ही मर गया तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और क्योंकि किसी भी चीज़ को आपका डीएनए का रिप्लिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन हो गया उसके बाद उसका आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है और डिफरेंट सेल फंक्शन करता है। और इसी में डिफेक्ट आ गया तो सारे ही जेनेटिक इंटीग्रिटी इसकी चेंज हो गई, स्ट्रक्चरल चेंज आ गई, जिसके कारण ये फंक्शनल नहीं रहता है और ये सेल डेथ कर जाता है। इसीलिए आपका जो इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा कि यदि म्यूटेंट हो गया, यूरेसिल एन ग्लाइकोसिलेज नहीं रहेगा जिस सेल में, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और डेथ कर जाएगा। ठीक है, हम इससे अगला क्वेश्चन एक देखते हैं 30वां। इसमें ये पूछा गया है कि ई कोलाई जो है 40 मिनट में डुप्लीकेट कर लेता है अपने जीनोम को यूजिंग बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जबकि इफ़ ई कोलाई वेयर टू यूज यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन टू सिंथेसाइज, यदि ये यूनिडायरेक्शनल ले, बाई डायरेक्शनल में ये 40 मिनट में कर लिया, तो ये पूछ रहा है कि यदि वो यूनिडायरेक्शनल ले तो फुल कॉपी ऑफ डीएनए कंप्लीमेंटेड टू जस्ट वन ऑफ द स्टैंड ऑफ द जीनोम वुड बी टेक, तो कितना टाइम लेगा। एक चीज़ इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ये कर दिया है कि ये बोल दिया कि सिंथेसाइज ऑफ फुल कॉपी ऑफ डीएनए कंप्लीमेंट्री टू जस्ट वन ऑफ द स्टैंड्स, बस एक स्टैंड का। ये आप एक कंफ्यूजिंग टर्म डाल दिया है। बाकी हम देखते हैं कि यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन क्या होता है, फिर हम इसका आंसर करेंगे। ये देखिए, ये आपका डीएनए है, ये ऊपर वाला बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रिप्लिकेशन है और नीचे का जो है ये आपका यूनिडायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल में दो जगह से रिप्लिकेशन हो रहा है और दो डायरेक्शन में हो रहा है। एक डायरेक्शन इनका ये है, एक डायरेक्शन ये है। ये लीडिंग स्टैंड इधर को अपना लीड कर रहा है और इधर का लीडिंग इधर, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है जिसको लैगिंग स्टैंड भी कहते हैं। और यूनी डायरेक्शनल में एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में आपको लीड जाता रहता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बाई डायरेक्शनल के केस में ई कोलाई का जीनोम जो है वो आपका 40 मिनट ले रहा है। तो यूनी डायरेक्शनल में एक सिंगल स्टैंड का, सबसे बड़ी बात वो जो बोल रहा है ना कि एक स्टैंड का करना है। जब ये आपका रिप्लिकेशन होता है ना तो एक साथ ये दोनों ही स्टैंड का होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टैंड का होता है। ये तो बस कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ये टर्म दे दिया है। तो हमें ये बता रहा है कि ये बाई डायरेक्शनल था, तो ये बाई डायरेक्शनल था तो ये आपका 40 मिनट ले रहा है अपने जीनोम, होल जीनोम को रिप्लिकेट करने में। यदि ये सिंगल हो तो कितना टाइम लेगा, तो सिंगल बिल्कुल सही बात है, उसका डबल टाइम लग जाएगा। ये आधा ही का हो रहा है एक बार, ये जितने देर में ये करेगा उतना देर में, तो यदि बाई डायरेक्शनल तो इतना का ये भी कर लेता। चूँकि ये सिंगल डायरेक्शन है तो इसको टाइम डबल लगेगा। तो पहला जो इसका ऑप्शन है 40 मिनट्स में डुप्लीकेट करता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। 80 मिनट्स ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसको डबल टाइम लगता है। बाकी ऑप्शन 20, 60 तो ऐसे है। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम इसका और बाकी का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।